देखो आरबीआई एक तरीके से देखा जाए तो भारत का एक यूं कह सकते हैं कि भारत की सरकार का बैंक है, भारत का बैंक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आरबीआई है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और क्या होता है, जितनी भी कंट्री होती है, जितने भी देश होते हैं, उनका एक एक रिजर्व बैंक होता है। और रिजर्व बैंक क्या करता है, उस देश के लिए करेंसी भी जारी करता है और उस देश के लिए बैंकों के बैंकर के रूप में भी काम करता है। उस बैंक के लिए जो मतलब उस देश के लिए मौद्रिक नीति जारी करता है। इस तरीके का काम जो रहता है वो सब आरबीआई करता है। तो भारत का जो रिजर्व बैंक है उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो भारत का रिजर्व बैंक से एक पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। एक तो ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आता है कि भारत का वित्तीय वर्ष जो कि आरबीआई की दृष्टि में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। अब उसको 1 अप्रैल क्यों रखा गया, तो उसके पीछे कारण ऐसा है। देखो वित्तीय वर्ष जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि जो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल के दिन हुई थी। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पहला तो याद रखना कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ये आरबीआई के उसमें, ठीक है, आरबीआई के कॉन्सेप्ट में एक तो ये याद रखना। दूसरा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था, वैसे भारत का बैंकिंग सिस्टम अलग है, हम उसकी क्लास अलग रहेगी, वहां से क्वेश्चन आता है। हम सिर्फ आज बात कर रहे हैं आरबीआई की। तो आरबीआई में एक तो इसका याद रखना कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो हिल्टन एंड हिल्टन यंग योजना के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन यहां से आता है कि आरबीआई की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 के तहत की गई थी और किस योजना के तहत की गई थी। तो हिल्टन एंड हिल्टन यंग योजना के तहत इस आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो यहां से क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो 1935 में की गई। देखो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उसमें आरबीआई की स्थापना का कॉन्सेप्ट था। उसमें अगर आप देखोगे तो पूरे एक संघ राज्य बनाने का कॉन्सेप्ट था। अगर उसमें आप देखोगे तो म्यांमार को अलग किया गया था, ये उसमें कॉन्सेप्ट था। म्यांमार मतलब बर्मा को अलग किया गया था, ये उसमें कॉन्सेप्ट था। तो भारत शासन 1935 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की स्थापना हिल्टन एंड हिल्टन यंग योजना के तहत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी कंपनी का नाम पूछ लेता है या योजना का नाम पूछ लेता है। तो हिल्टन एंड हिल्टन यंग योजना के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये याद रखना। दूसरा याद रखना कि जब 1935 को इसकी स्थापना की गई थी तो इसकी स्थापना में 5 करोड़ अधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। अर्थात 5 करोड़ की राशि अधिकृत पूंजी इसमें रिजर्व रखकर इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो पहला फैक्ट यहां से याद रखना कि कितनी राशि से आरबीआई की स्थापना की गई थी अधिकृत पूंजी के साथ। तो 5 करोड़ की राशि के साथ आरबीआई की स्थापना की गई थी, ये फैक्ट याद रखना। फिर क्वेश्चन यहां से आता है कि जब 1935 को इसकी स्थापना की गई थी तब इस आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, कौन बताएगा। जब आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी तब आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, बताओ कोई। सर स्मिथ। हाँ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ये आता है कि जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था। तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे 1935 में उसे आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। अब क्या होता है कि जब देश आजाद होता है, एक चीज और यहां से याद रखना, इसका मुख्यालय जो था, आरबीआई का जो मुख्यालय था 1938 से मुंबई में स्थापित है। ठीक है, मतलब आरबीआई का मुख्यालय आज भी मुंबई में है और 1938 से ही आरबीआई का जो मुख्यालय है उसे मुंबई में बनाया गया है। ठीक है, एक फैक्ट याद रखना। अब यहां से दूसरा याद रखना कि जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, अर्थात जो भारत आजाद हो गया था उसके बाद इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो एक दिनांक यहां से यह आती है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा फैक्ट यहां से क्या याद रखना, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अगर हम कहें तो 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि उसे राष्ट्र को समर्पित करना। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित करना। तो 1 जनवरी 1949 को
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, और जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तब इसके जो गवर्नर थे वो जो गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन था, तो वो था सीडी देशमुख। क्वेश्चन यहां से आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। ठीक है, दो फैक्ट आते हैं, तो दो तरीके से आते हैं। आरबीआई की जब स्थापना हुई तो प्रथम गवर्नर तो ऑसबॉर्न स्मिथ, और जब स्वतंत्र भारत के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तब गवर्नर तो सीडी देशमुख। दो तरीके से फैक्ट आते हैं। ये भी आ सकता है कि भारत की आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख, ये इस प्रकार से भी बन सकता है कि सीडी देशमुख जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे आरबीआई के। तो दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम गवर्नर अगर बात करें तो ऑसबॉर्न स्मिथ भी आ सकता है, और अगर बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर की तो सीडी देशमुख भी आ सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हम आगे बढ़ सकते हैं। हेलो जी सर, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो ये मुख्य फैक्ट थे, इससे बहुत सारी क्वेश्चन जो बनते हैं वो आते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक को ज्यादा शामिल उसमें किया नहीं गया है अपने पीएससी के प्री के उसमें, लेकिन जो मेन फैक्ट है वो यही फैक्ट इसमें बनते हैं। अब इससे मुख्यालय देख लिया हमने, इसका प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ देख लिया, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख। अब एक क्वेश्चन वर्तमान से आ सकता है जो हमारे करंट अफेयर्स का हो सकता है, और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये हो सकता है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो कौन बताएगा? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, याद रखिएगा ये पहले गवर्नर है जो कि इकोनॉमिस्ट नहीं है। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है ये पहले गवर्नर ऐसे हैं जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया, वर्तमान का क्वेश्चन आया, करेंट का अगर क्वेश्चन आया तो वो यही आएगा कि आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो आरबीआई का प्रथम अभी वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा। और इसके आरबीआई के गवर्नर के रूप में अगर आप देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे एमएमएस मनमोहन सिंह साहब, वो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और वो कब रह चुके हैं? 1991 के रहे क्या है, या मैं गलत बोल रहा हूं, हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर रहे शायद। क्यों? हेलो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक तरीके से गवर्नर है। तो ये इसके मुख्य जो तथ्यात्मक क्वेश्चन है, यहां से जो हमारे प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न है। अब याद रखिएगा कि आरबीआई से क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं, तो उसके कार्य से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आरबीआई में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का है या नहीं है। तो देखो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आरबीआई जो है भारत का एक केंद्रीय बैंक है और हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। तो आरबीआई जो है उसके कुछ कार्य दिए गए हैं कि क्या क्या कार्य करता है। तो देखो इसके कार्य में याद रखिएगा कि आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंकर है। अर्थात मान लो भारत में किसी नए बैंक की स्थापना करना है, कि जैसे मान लो एचडीएफसी बना, महिला बैंक बना, बैंक ऑफ इंडिया बना, ये जितने भी बैंक बने उन सब बैंक की स्थापना के लिए पहले आरबीआई क्या करेगा? अनुमति जारी करेगा। तो एक तो हम ये कह सकते हैं बैंकों का बैंकर, अर्थात इसके कहने पर ही क्या होता है कि ये सभी बैंकों का बैंकर है, अर्थात सभी बैंकों को ये क्या देता है? ऋण देता है। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा, नए बैंक खोलने की जो अनुमति है वो आरबीआई ही जारी करता है। नए बैंक खोलने की जो अनुमति है उसकी जो अनुमति कौन जारी करेगा? आरबीआई करेगा। मान लो किसी विदेशी बैंक को भी भारत में शाखाएं खोलनी है तो उसके लिए भी आरबीआई क्या करता है? अनुमति जारी करता है। ठीक है, और उसके लिए एक फिक्स निश्चित राशि रखना पड़ती है उन बैंकों को आरबीआई के पास, नई बैंक खोल रहे। तो पहले वो 115 करोड़ कुछ ऐसी थी, हो सकता है अभी बढ़ा दी गई है, उसको बहुत ज्यादा कर दी गई है उसको, कि नया बैंक खोलना है। मान लो कि कई कंपनियां जो हैं वो नई बैंक खोलना चाहती है, तो जैसे रिलायंस जो है, रिलायंस कंपनी वो भी अपनी एक नई बैंक खोलना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बैंक हर किसी को, मतलब आरबीआई हर किसी को बैंक खोलने की अनुमति नहीं देता, तो उसकी एक अधिकृत पूंजी है, उस पूंजी को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तब जाके वो उसकी साख भी देता है, उसके बाद ही नए बैंक खोलने की अनुमति देता है।
तो पहला जो इसका कार्य हो गया वो तो बैंकों का बैंकर है। दूसरा कार्य हो गया कि नए बैंक खोलने की जो अनुमति जारी करता है वो आरबीआई जारी करता है। तीसरा हो गया कि एक सरकार का बैंक होता है। सरकार का बैंक इस प्रकार से होता है कि सरकार के लिए यह मौद्रिक नीति जारी करता है। वैसा तो इसकी 3 महीने मौद्रिक नीति रिव्यू होती रहती है, लेकिन यह है कि जो मौद्रिक नीति जारी करने का जो काम है वो आरबीआई करता है। और मौद्रिक नीति जो रहती है वो एक तरीके से सरकार की जो अर्थव्यवस्था है या जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हर 3 महीने में ये मौद्रिक नीति को जारी करता है। तो सरकार का बैंक अगर क्वेश्चन आए कि सरकार का बैंक कौन सा है तो आरबीआई है। बैंकों का बैंकर कौन सा है तो आरबीआई है। नई बैंक खोलने की अनुमति जारी कौन करता है तो आरबीआई की अनुमति के बिना नया बैंक नहीं खुल सकता। फिर दूसरा याद रखिए कि 2 रुपए से लेकर 2000 तक का जो नोट है, 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का नोट जो जारी करता है वो आरबीआई जारी करता है, याद रखिएगा। अब मैंने यहां से 1 रुपए क्यों नहीं बताया आपको? 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। आरबीआई 2 रुपए से लेकर 2000 का नोट जारी करता है और जो 1 रुपए का नोट और सिक्का होता है उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है। और वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर इस पर होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन एक बार ये आया था कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपए का नोट जो रहता है वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है वो उस 1 रुपए के सिक्के पर 1 रुपए के जो नोट है उस पर हस्ताक्षर करता है। और 1 रुपए का जो सिक्का है उस पर भी उसको भी जारी करने का अधिकृत संस्था जो है वो वित्त मंत्रालय है, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का जो सिक्का होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपए का नोट या सिक्का जारी करने का काम वित्त मंत्रालय करता है और उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी आया है एक बार कि 1 रुपए पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। कभी आप लोगों को 1 रुपए का नोट दिखे तो उस पर देखना आप किसके हस्ताक्षर है। वो आरबीआई गवर्नर के नहीं होंगे, वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। तो 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का नोट जो है वो आरबीआई जारी करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, अपनी मौद्रिक नीति जारी करता है। और मौद्रिक नीति में क्या क्या चीज आती है? तो बैंक दर आती है, रेपो दर आती है, सीआरआर आती है और एसएलआर आता है। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है केस रिजर्व रेशो और एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशो या सर्वाधिक तरलता अनुपात और सीआरआर को बोलता है नगद आरक्षण अनुपात। तो मौद्रिक नीति एक्चुअली में आरबीआई जो जारी करता है उसमें इन 3-4 चीजों का जरूर वो ध्यान रखता है कि मौद्रिक नीति होती क्या है। तो देखो, मौद्रिक नीति बैंकों को जो ऋण प्रदान किया जाता है उस ऋण पर जो दर लगाई जाती है वो मौद्रिक नीति के तहत आता है और उसे बैंक दर कहा जाता है। तो मौद्रिक नीति में बैंक दर याद रखेगा, रेपो दर याद रखेगा, एसएलआर याद रखेगा और सीआरआर याद रखेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते थे। तो बैंक दर क्या होता है? देखो, बैंक दर जो रहता है कि जैसे हमने यहाँ पहला लिखा बैंकों का बैंक दर है, तो आरबीआई क्या करता है, जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं भारत में, अभी तो वैसे प्राइवेटीकरण चल रहा है, आप सब लोग देख रहे हो, अभी आने वाले टाइम में बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेट में जाने वाला है, उसकी घोषणा अधिकृत घोषणा हो चुकी है। बैंक, जितने भी बैंक होते हैं भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक, और लगभग इनकी संख्या 19 थी लेकिन अब वो घट रही है, कम हो रही है। राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब है सरकारी बैंक है और निजीकरण की जो बैंक है वो चली जाती है कंपनियों में। तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो भारत में 19 थी और राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का 1969 में पहली बार और फिर किया गया था दूसरी बार 1984 के आसपास, 85 के आसपास। तो 2 बार राष्ट्रीयकरण होकर भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो थी वो 19 से 26 तक भी पहुंच गई थी, लेकिन अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो आरबीआई क्या करता है, ये बैंकों का जो बैंकर है, ये जो राष्ट्रीयकृत बैंकें होती है उन बैंकों को अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो ऋण प्रदान करता है और उस ऋण प्रदान करने के बाद उस पर जो ब्याज लगाता है उस ब्याज दर को ही बैंक दर कहा जाता है। याद रखिएगा, बैंक दर की अगर आपसे कोई एक लाइन में परिभाषा पूछे तो वो ऐसा होता है कि आरबीआई जो रहता है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो ऋण प्रदान करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। समय समय पर जब इकोनॉमिक्स में जो मौद्रिक नीति परिवर्तित होती है तो आरबीआई क्या करता है, इस बैंक दर को घटा भी देता है और बढ़ा भी लेता है। और वो इसलिए करता है ऐसा कि समय समय पर जो लोगों के पास पैसा हो
ना हो उसके बारे में वो रिव्यू करता रहता है। इसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। कि मान लो आज मार्केट में पैसा ज्यादा आया तो आरबीआई क्या करेगा, अपनी जो बैंक दर है उसको बढ़ा लेगा, जिससे लोग क्या करेगा, पैसा बैंक में जाकर जमा कर देगा। अगर आरबीआई लोगों के पास पैसे की कमी हो गई तो बैंक दर क्या करता है, या आरबीआई क्या करता है, बैंक दर को कम कर देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक की ओर दौड़कर लोन लेने चले जाते हैं। तो बैंक दर इसको बोला जाता है कि जब आरबीआई अपने जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो ऋण प्रदान करता है, उस ऋण पर लिए जाने वाला जो दर है, बैंक दर है, सॉरी, जो ऋण पे लिए जाने वाला ब्याज की जो दर है उसी को बैंक दर कहा जाता है। तो बैंक दर में किसी को कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि बैंक दर कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो बैंक दर नेशनलाइज बैंकों को उनकी आवश्यकताओं की या दीर्घकालीन आवश्यकताओं, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 25 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, इसको बोला जाता है दीर्घकालीन आवश्यकता। और ये मैं इसलिए बता रहा कि जो अगला आ रहा है रेपो दर, वो सिर्फ अल्पकालीन के लिए दिया जाता है। तो बैंक दर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नो सर। अब होती है रेपो दर। देखो, ये मौद्रिक नीति की एक इसका पार्ट है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का जो पार्ट है रेपो दर। और रेपो दर जो होता है वो ऐसा होता है कि जितनी भी नेशनलाइज बैंक जो है, उन नेशनलाइज बैंक को हमने बैंक दर में देखा कि दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जबकि रेपो दर जो होता है वो अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और अल्पकालीन क्या हो सकता है कि 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, 1 माह हो गया, ये बोला जाता है अल्पकालीन। और जो नेशनलाइज बैंक होती है वो बैंकों से इतने कम समय के लिए भी ऋण लेती है, उसे उस समय में लिए जाने वाला जो ऋण रहता है, उस समय में जो लिए जाने वाली जो दर होती है उसे रेपो दर कहा जाता है। मान लो कि किसी नेशनलाइज बैंक ने, थोड़ी सी देर के लिए हम एग्जांपल ले लें कि बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई से 10 करोड़ की राशि अल्पकालीन व्यवस्था के लिए ली, तो हो सकता है वो 1 सप्ताह के लिए ली, तो उस 1 सप्ताह में जो ब्याज लेगा आरबीआई उसे रेपो दर कहा जाएगा। याद रखेगा कि बैंक दर जो है वो दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए है, जबकि रेपो दर जो है वो नेशनलाइज बैंकों की अल्पकालीन व्यवस्थाओं के लिए दिया जाता है, और उस पर लिए जाने वाले ब्याज दर को ही रेपो दर कहा जाता है। तो ये हो गया आपका रेपो दर। अब होता है सीआरआर, जिसे हम केस रिजर्व रेशो कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है केस रिजर्व रेशो, और हिंदी में इसको बोला जाता है नगद आरक्षण अनुपात। ठीक है, तो नगद आरक्षण अनुपात क्या होता है कि जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, जितनी भी नेशनलाइज बैंक जो होती है, जितनी भी नेशनलाइज बैंक जो होती है, वो एक निश्चित राशि जो रहती है वो अपने पास रखवाता है नेशनलाइज बैंकों से। जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंकें जो होती है वो एक निश्चित राशि जो है वो अपने पास नगद के रूप में रखवाता है। और वो इसलिए करता है ऐसा कि मान लो कल से बैंक दिवालिया हो गया तो उसके जो ग्राहक है उन ग्राहकों को पैसा वापस क्या कर सके, लौटा सके। तो सीआरआर जो है, ये सीआरआर इसी प्रकार से होता है कि जितनी भी नेशनलाइज बैंक जो होती है उसमें जितनी भी नेशनलाइज बैंक आरबीआई के पास एक निश्चित राशि अपने रिजर्व के रूप में रखती है। और वो इसलिए रखती है कि अगर मान लो कल से बैंक भाग जाता है या बैंक बंद हो जाता है या बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसके जुड़े हुए जो कस्टमर है उन कस्टमर को आरबीआई क्या कर सके, पैसा लौटा सके। तो सीआरआर जो रहती है ये नेशनलाइज बैंक जो रहती है अपनी एक निश्चित राशि आरबीआई के पास रखती है, उसे सीआरआर कहा जाता है नगद आरक्षण अनुपात। ये याद रखिएगा सीआरआर, ये भी आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक पार्ट है। ठीक है, क्या करता है समय समय पर जब गवर्नमेंट मतलब सॉरी आरबीआई क्या करता है समय समय पर पैसे की तरलता को कम या ज्यादा करने के लिए समय समय पर सीआर की राशि को कम और ज्यादा या उसके दर को कम और ज्यादा करता रहता है। तो ये सीआरआर याद रखिएगा। अगला है एसएलआर, इसको बोला जाता है सॉलिडेटरी लिक्विड रेशियो अर्थात सर्वाधिक तरलता अनुपात। तो सर्वाधिक तरलता अनुपात क्या होता है कि जितनी भी नेशनलाइज बैंक जो होती है वो नेशनलाइज बैंक क्या करती है, अपनी एक निश्चित राशि तो रखती है, एक निश्चित राशि सीआरआर के तहत तो रखती है, लेकिन आरबीआई ये कहता है कि सॉलिडेटरी के रूप में आपको कुछ ऐसी मुद्राएं या स्वर्ण जो मुद्रा है एक तरीके से, या सोना जो है उसको भी आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। सर्वाधिक तरलता अनुपात मतलब पैसे से ही काम नहीं चलेगा, आपको कुछ स्वर्ण जो मुद्रा है या ऐसी कुछ सर्वाधिक तरलता अनुपात, इसके बारे में कोई थोड़ा सा और जानता है क्या, क्या होता है एसएलआर? ये भी आरबीआई के पास रखना पड़ता है कि देखो नगद रुपए तो यहाँ रख दिए उसने, मान लो कि आरबीआई ने बोला कि आपको 5 करोड़
की राशि जो है CRR के रूप में नगद RBI के पास रखना है। लेकिन SLR में क्या होता है, विदेशी मुद्रा हुई, कुछ बॉन्ड हुए, इस प्रकार की चीज भी नेशनलाइज्ड बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, उसे SLR कहा जाता है। तो आप यहां से याद रखिएगा, ये कोई मैं मेंस का क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूं, ये प्री का क्वेश्चन है कि RBI के द्वारा जारी मौद्रिक नीति में क्या क्या पार्ट आता है। तो बैंक दर आता है, रेपो दर आता है, CRR आता है और SLR आता है। ठीक है, यहाँ आपका ऐसे प्री से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो टॉपिक था बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, चूंकि हमारी प्री में इस टॉपिक को दिया गया और मेंस में भी इसको दिया गया, तो वहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता। मेंस में क्वेश्चन आता है RBI के कार्य लिखिए, या RBI भारत का बैंक है समझाइए, यह क्वेश्चन आता है RBI बैंकों का बैंकर है समझाइए। इस प्रकार से वहां पे क्वेश्चन आता है, फिर हम लोगों को उसमें डिटेल्स लिखना रहती है। लेकिन अगर कार्य से क्वेश्चन आए तो वो हटा देगा, या इसमें से 3 कार्य देने के बाद लास्ट का ऑब्जेक्टिव बना देगा उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पैसे के मामले में क्वेश्चन आ सकता है, कौन जारी करता है नहीं करता है, इसके अध्यक्ष RBI का गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, ये आ सकता है। तो मौद्रिक नीति याद रखिएगा, वहां पर ऑप्शन में रहेगा वित्त मंत्रालय, RBI, या उसमें से रहेगा दोनों या दोनों नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मौद्रिक नीति जो जारी करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है RBI। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो RBI से संबंधित थी। इसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम में क्या आएगा कि बैंकिंग सिस्टम भारत में कब से स्थापित हुआ और उसमें वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप